फ्रेंड्स, आई एम युक्ता। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 मनी। सो गाइस, अगर हम बात करूं कि पहले के टाइम पे हम क्या करते थे, बार्टर एक्सचेंज करते थे, मतलब गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करते थे। बट आज के टाइम पे क्या है कि मॉनेटरी एक्सचेंज करते हैं कि मनी के बदले हम कुछ भी खरीद सकते हैं। तो आज की क्लास में यही पढ़ेंगे कि पहले जो बार्टर एक्सचेंज था उसमें क्या लिमिटेशन आई जिसकी वजह से मॉनेटरी एक्सचेंज आया। फिर हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई और उसके मेजरमेंट के बारे में। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं बार्टर एक्सचेंज होता क्या है। बार्टर एक्सचेंज की बात करें, बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। कि बार्टर एक्सचेंज क्या है, एक ऐसा एक्सचेंज जिसमें हम गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए व्हीट के बदले राइस का एक्सचेंज कर लिया, ठीक है, मिल्क के बदले ब्रेड का एक्सचेंज कर लिया। तो गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज जब हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज। आगे देखिए, an economy where there is a direct barter of goods and services is called barter economy और CC economy। और जिस इकोनॉमी में क्या होता है, बार्टर्स एक्सचेंज होता है, मतलब गुड्स के बदले गुड्स का या सर्विसेज के बदले सर्विसेज का, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का जब एक्सचेंज होता है किसी भी इकोनॉमी में, तो इस इकोनॉमी को क्या कहा जाता है, बार्टर इकोनॉमी या सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी का मतलब क्या है, कॉमोडिटी कॉमोडिटी इकोनॉमी। सी स्टैंड्स फॉर कॉमोडिटी, कि जब हम एक्सचेंज करते हैं कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी का, गुड्स के बदले गुड्स का, या गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा मनी का, तो इसको हम बोलेंगे क्या, बार्टर इकोनॉमी या फिर सीसी इकोनॉमी। आगे बात करें कि बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली। बार्टर सिस्टम कब काम करेगा, व्हेन देयर एग्जिस्ट डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड। कि जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड होगी तभी बार्टर सिस्टम क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तभी काम करेगा। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स रेफर्स टू द साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल बॉन्ड्स ऑफ बायर्स एंड सेलर। कि साइमल्टेनियसली फुलफिलमेंट होनी चाहिए जो म्यूचुअल बॉन्ड्स है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, ठीक है। ए के पास क्या है, व्हीट एक्सेस में है, और बी के पास क्या है, राइस एक्सेस में है। अब ए चाहता है कि उसको व्हीट के बदले राइस मिल जाए और बी चाहता है कि उसको राइस के बदले में व्हीट मिल जाए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब इन दोनों की जो म्यूचुअल बॉन्ड है वो सेम है। मतलब ये चाहता है, ए पर्सन चाहता है कि व्हीट के बदले क्या मिल जाए, उसको राइस मिल जाए, और बी चाहता है राइस के बदले व्हीट मिल जाए। तो आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर इनकी जो साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट हो गई म्यूचुअल बॉन्ड्स की, मतलब म्यूचुअल बॉन्ड्स थी कि ए चाहता था व्हीट के बदले राइस मिल जाए, बी चाहता था राइस के बदले व्हीट मिल जाए, ठीक है। बट ऐसा होना बहुत ही रेयरली पॉसिबल है कि दोनों की बॉन्ड्स क्या हो, म्यूचुअल हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन बी है और एक पर्सन सी है, ठीक है। बी के पास क्या है, शूज है, और सी के पास क्या है, शुगर है, ठीक है। अब देखो, बी चाहता है कि वो शूज के बदले क्या लेना चाहता है, व्हीट लेना चाहता है, और सी शुगर के बदले क्या चाहता है, राइस लेना चाहता है। अब इन दोनों के बीच में कोई भी म्यूचुअल बॉन्ड नहीं है ना, तो यहाँ पर एक्सचेंज कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो बार्टर एक्सचेंज तभी हो सकता है जब दोनों के बीच में एक म्यूचुअल बॉन्ड्स हो, कि ताकि वो अपने गुड्स को आपस में एक्सचेंज कर सके। अब यहाँ पे तो एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा ना, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल बॉन्ड्स है ही नहीं। बट इससे पहले वाला एग्जांपल में म्यूचुअल बॉन्ड्स थी कि व्हीट और राइस में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, कि ए जो है व्हीट के बदले राइस चाहता था उसको मिल गया, और बी राइस के बदले व्हीट चाहता था उसको मिल गया, कि दोनों की बॉन्ड जो थी वो म्यूचुअल थी, दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया। बट यहाँ पे म्यूचुअल बॉन्ड्स नहीं है तो यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो बार्टर सिस्टम जो है वो रेयरली ही हो पाता है, क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना बहुत ही रेयरली होता है, कि ऐसा पर्सन मेरे को ढूंढना पड़ेगा ना कि जो मेरी बॉन्ड्स को सेटिस्फाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे पास ब्रेड है, मेरे को एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसको मैं ब्रेड देकर बटर ले सकूं, तो दूसरा पर्सन भी रेडी होना चाहिए ना बटर देकर ब्रेड लेने के लिए, तभी तो बार्टर सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा। तो ये था हमारा बार्टर सिस्टम, तभी वर्क करता है जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होती है, बायर और सेलर के बीच में एक म्यूचुअल बॉन्ड्स होती है, तभी जो है बार्टर सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा। तो सबसे बड़ी जो क्या कहें हम लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की, वो यही है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना बहुत ही रेयरली पॉसिबल हो पाता है। तो देख लेते हैं और बाकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि म्यूचुअल बॉन्ड्स होना बायर और सेलर के बीच में रेयरली पॉसिबल हो पाता है। कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं
कि मेरे पास वीट है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ वीट के बदले राइस लेना, तो मेरे को एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो राइस के बदले वीट ले। तो ये जो म्यूचुअल बॉन्ड है वो रेयरली पॉसिबल हो पाती है कि ऐसा पर्सन मेरे को ढूंढना पड़ेगा, बहुत ही टाइम एंड एफर्ट्स भी लगेगा। तो ये बहुत ही सबसे बड़ी क्या है लिमिटेशन है बार्टर एक्सचेंज की, क्योंकि अगर म्यूचुअल बॉन्ड्स नहीं होगी, डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं होगी दोनों के बीच में, तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। देन आता है लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। एक कॉमन मेजर वैल्यू नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे बात करें कि हर चीज को मनी में मेजर कर लेते हैं और इजिली हम बाय एंड सेल कर लेते हैं चीजों को। बट बार्टर सिस्टम में क्या है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है, कि एक कॉमन मेजर नहीं है, कॉमन यूनिट नहीं है जिसमें हम मेजर कर सके, कि जैसे कि आज के टाइम में हम हर चीज को मनी में मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मेरे को क्या चाहिए, 1 kg राइस चाहिए, ठीक है, बदले में मेरे पास क्या है, एक हॉर्स है। 1 किलो राइस के बदले मैं क्या करूं, उस हॉर्स की एक टांग काट के दूं, मतलब मेरे को पूरा का पूरा हॉर्स देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या है कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है, कि यहाँ पर क्या हो, एक को फायदा हो जाता है तो एक सफर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को 1 किलो राइस के बदले पूरा का पूरा हॉर्स देना पड़ेगा, है ना। कि सेम वैल्यू तो होती नहीं है, हॉर्स की अपनी एक वैल्यू है, राइस की अपनी एक वैल्यू है, वीट की अपनी एक वैल्यू है, तो कॉमन वैल्यू तो है नहीं। तो यहाँ पर एक पर्सन को सफर करना पड़ जाता है और एक को गेन हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। देन बात करें लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर पेमेंट या क्रेडिट ट्रांसफर। अब बार्टर सिस्टम में क्या है कि फ्यूचर पेमेंट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन करना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बात करूं कि आज के टाइम पे मैंने क्या करा कि किसी से 1 kg एप्पल जो है उधार लिए, मैंने कहा फ्यूचर में दे दूंगी। अब जिस क्वालिटी के मैंने एप्पल्स लिए उसी क्वालिटी के एप्पल्स में उसको फ्यूचर में दे पाऊंगी, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेम क्वालिटी हम पे नहीं कर पाएंगे, तो फ्यूचर पेमेंट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है। देन आता है लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैंने क्या करा कि 5 किलो टमाटो स्टोर करके रख दिए, अगर मैं उसको 10-15 दिन बाद खोल के देखूंगी तो भाई क्या हो जाएगा, उसका तो खराब हो जाएंगे सब। तो जो हमारे गुड्स है उनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है ना, पेरिशेबल गुड्स है, खराब हो जाएंगे, तो इनको स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी क्या है लिमिटेशंस है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की बहुत ही रेयरली होता है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो बायर्स और सेलर्स के बीच में, ठीक है। और लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू होती है कि कॉमन मेजर वैल्यू नहीं है, कि हर किसी की अपनी एक वैल्यू है, तो हम कैसे उसको एक कॉमन मेजर वैल्यू में मेजर करें, ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। जैसे मैंने हॉर्स और राइस का एग्जाम्पल दिया। देन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट ये कि फ्यूचर पेमेंट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम नहीं कर पाते, क्योंकि फ्यूचर में हम सेम क्वालिटी का चीज नहीं भी दे पाएंगे उसको, क्योंकि क्वालिटी तो चेंज हो जाएगी ना। देन बात करें स्टोर ऑफ वैल्यू की, वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं हम, क्योंकि गुड्स को स्टोर करना तो बहुत ही बड़ी बात होगी, मतलब स्टोर करके रखेंगे तो ड्यूरेबिलिटी तो है नहीं, खराब हो जाएंगे, तो हम स्टोर भी नहीं कर सकते। ये सारी क्या लिमिटेशंस है किसकी, बार्टर एक्सचेंज की। तो इसकी वजह से क्या आया भाई, मॉनेटरी एक्सचेंज आया, मनी का इवोल्यूशन हुआ। तो मनी क्या है, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि मनी क्या है, कोई भी चीज जो हमने एक्सेप्ट कर लिया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि उसके बदले हम एक्सचेंज में कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम में बात करें कि करेंसी नोट्स हो गए, कॉइन्स होंगे, उसके बदले हम कुछ भी खरीद सकते हैं, तो वो करेंसी नोट्स और कॉइन्स क्या होंगे, हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, मनी हो गया, है ना। मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, हर चीज को मनी में मेजर कर रहे हैं हम आज के टाइम पे। एंड मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि फ्यूचर पेमेंट्स, ट्रांजेक्शन, लोन्स हम मनी में ले सकते हैं। देन मनी क्या है, कॉइन्स हो सकता है, करेंसी नोट्स हो सकते हैं, चेक्स हो सकता है, ठीक है, जो कि जनरली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर ऑफ वैल्यू है, और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। तो मनी क्या है, हमारे करेंसी नोट्स हो सकते हैं, कॉइन्स हो सकते हैं और चेक्स हो सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। देन बात करते हैं मनी सप्लाई की। मनी सप्लाई का मतलब क्या है, रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन अ इकोनॉमी। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी जो पब्लिक के पास है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं हम इसको, इसलिए क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है। मनी सप्लाई क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी है पब्लिक के पास, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक का मतलब क्या है, मनी यूजिंग सेक्टर की बात करें, मतलब इंडिविजुअल्स हो गया, बिजनेस फर्म्स होगी, इनकी बात करें कि इनके पास जो हेड मनी है वो हम मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं। क्रिएटिंग सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया
या फिर हम बात करें बैंकिंग सिस्टम हो गया, इनके पास जो हेल्ड मनी है उसको इंक्लूड नहीं करते हम मनी सप्लाई में। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में सर्कुलेशन में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं पब्लिक की, तो हम मनी यूजिंग सेक्टर मतलब इंडिविजुअल्स और बिजनेस फर्म्स की बात करते हैं। ठीक है, फीचर्स की बात करें तो इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक, कि पब्लिक मतलब मनी यूजिंग सेक्टर के पास जो मनी है उसी को इंक्लूड करेंगे बस हम इसमें। और क्या है, इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट है क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हम इसको मेजर कर रहे हैं। अब बात करें मनी सप्लाई को, तो मनी सप्लाई को मेजर कर सकते हैं 4 तरीके से। ठीक है, आरबीआई जो है 4 तरीके से क्या करता है, मनी सप्लाई को मेजर करता है। सबसे पहला आता है हमारा M1 जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन मनी। ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं, ट्रांजैक्शन मनी हम इसको बोलते हैं। M1 को कैसे हम मेजर करेंगे, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, कि पब्लिक के पास जो करेंसी एंड कॉइन है वो इंक्लूड होगा इसमें। देन डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, कि कमर्शियल बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट का मतलब कि जो पर्सन जो है चेक के थ्रू कभी भी जो है बैंक से पैसा निकाल सकता है, वो डिमांड डिपॉजिट होता है। अब इसमें क्या है, डिमांड डिपॉजिट में नेट डिमांड डिपॉजिट होती है, कि हम इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट को। इंटर बैंक डिपॉजिट क्या होता है कि बैंक्स जो है अदर बैंक्स के बिहाफ पर कुछ हेल्ड करके रखती है मनी को, तो उस मनी को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। इसमें सिर्फ हम इंक्लूड करते हैं डिमांड डिपॉजिट ऑफ मनी इंक्लूड करते हैं, जो कि हम चेक के थ्रू निकाल सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक हम इसमें इंक्लूड करते हैं, जो कि नेट डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड करते हैं। इंटर बैंक डिपॉजिट को हम निकाल देते हैं इसमें से। देन बात करें अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब बात करें आरबीआई भी कुछ मनी हेल्ड करके रखता है ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, तो ये जो मनी है ये भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, बात करें अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में इंडियन गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इनका डिपॉजिट जो है वो अदर डिपॉजिट ऑफ विद आरबीआई में इंक्लूड होता है। ठीक है, अब जो पब्लिक के पास करेंसी नोट्स हैं, कॉइन्स, इनको हम क्या बोलते हैं, करेंसी मनी बोलते हैं, फिएट मनी बोलते हैं और लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि करेंसी नोट्स और कॉइन्स जो है वो लीगली एक्सेप्टेड है, गवर्नमेंट ने उसको इश्यू कर रखा है एज अ मनी, तो ये क्या कहलाते हैं, करेंसी मनी, फिएट मनी और लीगल टेंडर मनी कहलाते हैं। क्लियर हो गया होगा। देन आता है हमारा M2 कैसे मेजर करते हैं, M1 मतलब ये सारी चीजें तो आएंगी, प्लस में सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, कि सेविंग की पोस्ट ऑफिस में जो भी सेविंग डिपॉजिट्स होती हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं। M3 की बात करें तो M3 में M1 मतलब M1 में जो है वो सब आएगा, और नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक आएंगे। नेट टाइम डिपॉजिट जो हम FD करा कर रखते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट की पर्टिकुलर टाइम तक हम क्या कर देते हैं, मनी को डिपॉजिट कर देते हैं, तो ये हमारे इंक्लूड होती है M3 में। और M3 को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी बोलते हैं। देन बात करें M4 की, तो M4 में M3 में जो है वो आ जाएगा, और टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, की पोस्ट ऑफिस की सारी टोटल डिपॉजिट आ जाती है, जिसमें हम एक्सक्लूड कर देते हैं NSC मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो अगर बात करें हम लिक्विडिटी की, तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसमें होती है, M1 में होती है, फिर M2 में थोड़ी कम, M3 में और भी कम हो जाती है, और M4 में आके और भी कम हो जाती है। ठीक है, तो लिक्विडिटी जो है वो M1 से M2, M3, M4 डिक्रीज होती जाती है। सबसे ज्यादा लिक्विड कौन होता है, हमारा M1 होता है। ठीक है, और M1 और M2 क्या होता है, हमारा नैरो मनी होता है, और M3 और M4 हमारा ब्रॉड मनी होता है। ये जरूर याद करना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि नैरो मनी क्या होता है, ब्रॉड मनी क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी। ठीक है, सो गाइज आज हमने पढ़ा कि बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, कि गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करेंगे तो बार्टर एक्सचेंज कहलाएगा, और जिस इकोनॉमी में क्या होता है, बार्टर एक्सचेंज होता है, उसको हम बार्टर इकोनॉमी या फिर कॉमोडिटी इकोनॉमी बोलते हैं। और बार्टर एक्सचेंज जब वर्क करेगा जब क्या होगी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होगी, मतलब बायर और सेलर के बीच में एक म्यूचुअल बॉन्ड्स होगी, तभी वर्क करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को राइस के बदले वीट चाहिए, तो दूसरा पर्सन मेरे को ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो वीट के बदले राइस लेना चाहता हूँ। लिमिटेशन देखिए भाई, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड एफर्ट पेमेंट है, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू है। ठीक है, स्टोर करके नहीं रख सकते, बट मनी क्या है जिसको हमने एक्सेप्टेड कर लिया है कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा, मेजर ऑफ वैल्यू होगा, और स्टैंडर्ड ऑफ एफर्ट पेमेंट होगा। मनी क्या हो सकता है, कॉइन हो सकता है, करेंसी नोट हो सकता है, चेक्स हो सकते हैं,
और मनी सप्लाई क्या है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी जो हेल्ड है बाय पब्लिक। पब्लिक में क्या आ जाते हैं, इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म आ जाती हैं। ठीक है, ये स्टॉक कंसेप्ट है क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। और मनी सप्लाई को हम 4 तरीके से मेजर कर सकते हैं, M1, M2, M3, M4। M1, M2 नैरो मनी होता है और M3, M4 ब्रॉड मनी होता है। इसको आज हमने डिटेल में देखा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।